13 सितंबर दिन मंगलवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं स्वाति रायना। हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। रिटेल महंगाई 8.1% के अनुमान के मुकाबले 8.3% रही। आगे ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की आशंका से फिसले अमेरिकी बाजार। सोने में भारी गिरावट। विदेशी बाजार में भाव $25 से ज्यादा गिरा। एमसीएक्स पर सोना 50,000 के नीचे लुढ़का। लगातार चौथे कारोबारी दिन दौड़ा बाजार। निफ्टी 8 महीने में पहली बार 18,050 के ऊपर बंद। सेंसेक्स 450 अंक उछलकर 60,500 के पार। जरूरी दवाइयों की लिस्ट हुई जारी। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 4 दवाइयां भी शामिल। इस दवाइयों की कीमत को सरकार करती है कंट्रोल। और ब्रेस्ट कैंसर के मोर्चे पर गुड न्यूज। लोकल एनेस्थीसिया से सर्जरी के दौरान मौत का खतरा हो जाता है 29% तक कम। इंडिया 360 डिग्री में बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर में कैसे कारगर साबित हुआ लोकल एनेस्थीसिया। डालते हैं आज की कुछ और टॉप न्यूज पर एक नजर। बीजेपी ने आज कोलकाता में भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। इसे सचिवालय चलो मार्च यानी नबन्ना चलो मार्च नाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सचिवालय पहुंचने से पहले ही रोक दिया। पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस दौरान कोलकाता सहित बंगाल के कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोलकाता में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज केरल पहुंच चुकी है। आज यात्रा के 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। पदयात्रा के 6वें दिन राहुल गांधी ने कहा कि नफरत, हिंसा से चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन इससे देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने साबित कर दिया है कि नफरत का इस्तेमाल इलेक्शन जीतने के लिए किया जा सकता है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा सकता। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत का सपना टूटा है, बिखरा नहीं है। उस सपने को साकार करने के लिए वो भारत को एक साथ ला रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर हैं। केजरीवाल ने आज गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इस दौरान दिल्ली सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। सीएम केजरीवाल ने गुजरात सरकार पर भी निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के किसी भी सरकारी विभाग में काम करवाना तो पैसे देने पड़ते हैं। व्यापारियों, उद्योगपतियों को रेड की धमकी दी जाती है। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी और संजीव झा को दंगा और पुलिस कर्मियों पर हमले से जुड़े 7 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है। यह मामला 20 फरवरी 2015 का है, जब एक बेकाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। दंगाई भीड़ पुलिस से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को उसके हवाले करने की मांग कर रही थी। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर आपकी दंगाई मानसिकता और झूठ बोलने की मानसिकता सामने आई है। रेवांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज ईश्वर पांडे ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि वो रोड सेफ्टी जैसी इंटरनेशनल लीग में खेलते रहेंगे। वो जून में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाली मध्य प्रदेश टीम का हिस्सा थे। 33 साल के इस तेज गेंदबाज ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। वो देश के उन बदकिस्मत क्रिकेटर्स में से एक हैं जिन्हें टीम इंडिया में तो चुना गया, लेकिन डेब्यू कैप नसीब नहीं हुई।
सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी भारत के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। वो 1 अक्टूबर से इस पद का अपना कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले 19 जून 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें देश का अटॉर्नी जनरल बनाया था। मुकुल 18 जून 2017 तक देश के अटॉर्नी जनरल के पद पर रहे। मौजूदा कार्यकारी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता है। जाने माने वकीलों में शुमार मुकुल रोहतगी ने कानून की पढ़ाई मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। महबूबा ने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले से दंगे भड़केंगे और सांप्रदायिक माहौल बनेगा। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद ज्ञानवापी पर अदालत का फैसला दंगा भड़काएगा और एक सांप्रदायिक माहौल पैदा करेगा। लेकिन ये विडंबना है कि ये सब बीजेपी के एजेंडे में है। उन्होंने कहा कि ये दुखद स्थिति है कि कोर्ट अपने स्वयं के फैसलों का पालन नहीं करती। हैदराबाद में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में आग लग गई। बताया जा रहा है घटना उस वक्त हुई जब यहां इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज की जा रही थी। आग लगने के कारण अब तक हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक महिला भी है। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर की मौत दम घुटने की वजह से हुई। अभी तक की जांच में सामने आया कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। शोरूम के ऊपर लॉज भी है। आग लगने के कारण पहली और दूसरी मंजिल पर धुआं भरा, जिससे लोगों का दम घुटने लगा। इसके बाद कई लोगों ने इमारत से कूदकर अपनी जान बचाई। अमेरिका में अगस्त में रिटेल महंगाई दर के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो कि अनुमान से ज्यादा रही है। अगस्त में अमेरिका में रिटेल महंगाई दर 8.3% रही, जबकि अनुमान था 8.1% का। सालाना आधार पर महंगाई घटी, लेकिन मंथली आधार पर इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिटेल महंगाई दर में अनुमान से कम गिरावट के चलते फेड की ओर से ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। अनुमान यह है कि अगली पॉलिसी में अमेरिकी फेड रिजर्व ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी कर सकता है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा। अजय सर, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आंकड़े आ चुके हैं यूएस में महंगाई बढ़ने के बाद। अब सबसे बड़ा सवाल सर ये है, जिसका अनुमान वैसे एक्सपर्ट्स भी लगा रहे हैं, पर आपकी नजर में फेड रिजर्व की तरफ से रेट हाइक की संभावना अब और ज्यादा बढ़ गई है? जी स्वाति जी, इनफैक्ट अगर फेड फ्यूचर्स का कर्व देखें तो आज इस नंबर से पहले ज्यादा आशा थी 75 बेसिस पॉइंट की और कुछ आशा थी 50 की। अब क्या हो गया है कि लगभग तय है कि 75 और कुछ आशा बनी है कि 100 बेसिस पॉइंट भी वो सरप्राइजिंग रेट हाइक कर सकते हैं। तो 100 बेसिस पॉइंट का भी एक मुद्दा ऑन द टेबल आया है आज के नंबर के बाद। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि तेल की कीमतें तेजी से गिरने के बावजूद 10% तेल की कीमतें महीने दर महीने गिरी, उसके बावजूद इन्फ्लेशन बढ़ी, क्योंकि खाद्य पदार्थ, पहनने के कपड़े और रेंटल वगैरह ऐसी चीजों की कीमतें बढ़ी। तो ये एक बहुत अच्छा चीज, एक नास्टी सरप्राइज मार्केट को मिला। और दूसरी बात है कि फेड के कोई भी ऑफिशियल अभी बयान नहीं देंगे, क्योंकि वो साइलेंट पीरियड में है। अगले वेडनेसडे को उनकी बैठक है, 21 तारीख को रेट हाइक की उम्मीद है। तो उससे पहले कुछ हमें क्लैरिटी नहीं आएगी, तो मार्केट थोड़े फ्लिप फ्लॉप वे में रहेंगे। आज का थोड़ा ओवर रिएक्शन है, देखते हैं अब ये कैसे पचाया जाता है, मार्केट में कितना टाइम लगता है। राइट सर। अजय सर, अब जो ये अमेरिकी बाजारों में हम देख रहे हैं उथल पुथल मची हुई है, स्पेशली इन आंकड़ों के बाद जो अमेरिका में महंगाई की मार हम देख पा रहे हैं, क्या भारतीय बाजारों पर कुछ वैसा ही असर देख पाएंगे? एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिल सकता है कल हमें? हाँ जी, देखिए अभी अपना SGX निफ्टी तो डाउन है 250 पॉइंट तक, तो थोड़ा बहुत नी जर्क रिएक्शन आएगा पूरे स्टॉक मार्केट्स में। अमेरिका के मार्केट्स में काफी 2% से ज्यादा की गिरावट है।
तो वो कैरी ऑन होगा एशिया में कल। यही देखना है कि हमारे बाजारों में पिछले 2-2.5 महीने से एफआईज की अच्छी खरीदारी हो रही, तो क्या उन पे असर पड़ता है कल? वो नेगेटिव रहता है इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए, बट सबके बावजूद हम देख रहे थे कि भारतीय मार्केट में लौट रहे थे एफआईज और अच्छा निवेश आ रहा था। काफी तेजी से उनका पैसा लगभग रोज का 1500 से 2000 करोड़ आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्वाति जी कल। तो शुरुआत में तो गैप डाउन अभी मार्केट दिखा रहे हैं, हम देखते हैं 4-5 घंटे और हैं अमेरिकन मार्केट के खुले रहने में, देखते हैं क्या होता है, कैसे बंद होता है। बट अभी जो रुझान है वो तो दिख रहा है कि भारत में भी गैप डाउन होगा कल, उसके बाद देखते हैं क्या खरीदारी आती है कि नहीं। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि भारतीय बाजारों पर कैसा असर रहेगा और शुरुआती सेशन में हमें कैसे आंकड़े देखने को मिलते हैं भारतीय बाजार से। बहुत धन्यवाद करेंगे अजय बग्गा सर हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कवर स्टोरीज की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज एसेंशियल मेडिसिन की नेशनल लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई नई दवाइयां जोड़ी गई हैं जबकि कुछ को हटाया गया है। इस लिस्ट में 27 अलग अलग श्रेणी से 384 दवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंटी कैंसर ड्रग्स और अन्य कई प्रमुख दवाओं को लिस्ट में शामिल किया गया है। दरअसल जो भी दवाएं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी NLEM में शामिल होती हैं, इस लिस्ट में जितनी भी दवाएं शामिल होती हैं उनके दाम सरकार के कंट्रोल में आ जाते हैं। अब उन दवाओं के दाम पर सरकार का कंट्रोल हो जाता है। ऐसी दवाओं के दाम कंपनियां साल में 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। ऐसे में जो दवाएं इस बार शामिल की गई हैं उनके दाम आने वाले दिनों में घटने की उम्मीद है। एक तरफ जहां सरकार ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी NLEM में कुछ नई दवाओं को शामिल किया है, तो वहीं करीब 26 दवाओं की इस लिस्ट से बाहर भी कर दिया गया है। बाहर की गई दवाओं में ज्यादातर वो दवाएं शामिल हैं जिन्हें लोग बिना डॉक्टरों की सलाह से ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने कैंसर होने की चिंता को लेकर एंटासिड, सॉल्ट, रेंटेडीन को आवश्यक दवाओं की सूची से हटा दिया है। यह दवा आमतौर पर पेट दर्द से संबंधित समस्या के लिए ली जाती है। इसके अलावा सरकार ने ब्लीचिंग पाउडर, साथ ही एल्टेप्सलेस और साथ ही क्लोरोफेनिरामाइन समेत कुछ 26 दवाओं को लिस्ट से हटा दिया है। आपको बताएं कि सरकार हर 3 साल में आवश्यक दवाओं की सूची को संशोधित करती है और इस लिस्ट में जहां जरूरी दवाओं को शामिल किया जाता है, तो वहीं कुछ दवाओं को मानकों के आधार पर इस लिस्ट से बाहर भी कर दिया जाता है। भारत सरकार ने आखिरी NLEM लिस्ट 2015 में जारी की थी, लेकिन बाद में कोरोना की वजह से इसे जारी नहीं किया गया। अब 2022 में इस लिस्ट को जारी फिर से कर दिया गया है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की प्रेसिडेंट और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुनीला गर्ग। डॉक्टर सुनीला, आपका बहुत स्वागत करते हैं इस चर्चा में। सबसे पहले NLEM की इस लिस्ट के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। ये जो लिस्ट में बदलाव किया गया है, कुछ दवाओं को शामिल किया गया है, कुछ दवाओं को इससे बाहर किया गया है, हमारी समझ के लिए और दर्शकों की समझ के लिए ये लिस्ट क्यों जारी की जाती है, क्या मकसद है इसका? बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, मुझे इस शो में होने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेसिकली ये जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है, प्राइमरली दैट मींस दीज आर एसेंशियल मेडिसिन। और जैसा कि आपने खुद बताया है करके कि इस लिस्ट को हम रेगुलरली रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमारे सामने हमारा एक बहुत बड़ा देश है और हम देखेंगे जैसे कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारे पास में कम्युनिकेबल डिजीजेस तो है ही हैं, साथ ही साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी आ रहे हैं, जिसमें कि कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, वो सब बीमारियां भी आ रही हैं। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कई जगह स्नेक बाइट की प्रॉब्लम है और कई जगह बहुत ज्यादा हम ये भी देखते हैं कि लोकल एंडेमिक डिजीजेस भी काफी कॉमन है। तो ये हमें देखते हुए प्राइमरी सेंटर, मिडिल सेंटर यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टर्शियरी हॉस्पिटल के लेवल पे दवाइयाँ चाहिए होती हैं। तो बेसिकली इसमें हमारी वैक्सीन्स भी आती हैं, एंटी कैंसर ड्रग भी आती हैं, एंटीबायोटिक्स भी आती हैं, एनाल्जेसिक्स भी आती हैं। तो इसलिए ये दवाइयाँ, इसीलिए इनको एसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं।
ताकि ये बेसिकली इट शुड बी अप्रूव्ड एंड लाइसेंस्ड इन इंडिया। नंबर 1 ये है। नंबर 2 हमें ये जरूरी समझना है कि ये जो मेडिसिन है ये यूजफुल होनी चाहिए। दैट मीन्स दे शुड बी इक्विवेलेंट टू गोल्ड स्टैंडर्ड। तो ये इट शुड बी यूजफुल, और ये उन बीमारियों के लिए होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रहे हैं, कैंसर जैसे डिजीज बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने और ये क्यों बढ़ रहे हैं हम ये भी देख रहे हैं कि काफी सारी जो बीमारियां हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, इसमें टोबैको का इम्पोर्टेंट रोल है जो कि बहुत डेंजरस है। इसके लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी इसमें इसको शामिल किया गया। साथ ही साथ में हमें ये भी देखना है कि जो मेडिसिन हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में आती है वो सेफ्टी हो, उसके सेफ्टी भी हो, उसकी एफिकेसी भी हो, यानी कि वो पूरे मानक पे खरी उतरे, हमारे मानक पे। और दूसरी चीज हमें ये भी देखना चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि ये करंट जो हमारी नेशनल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, हमारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं जिसके अंतर्गत में हम अलग अलग दवाइयों का उपयोग करते हैं, तो ये बेसिकली उनमें से होनी चाहिए, यानी कि हम हट के अलग से मेडिसिन ना बनाएं। और दूसरा, जहां तक कि हम वैक्सीनेशन वगैरह की भी बात करते हैं, हमें ये देखना होगा कि वो वैक्सीन को अल्टीमेटली हमारे नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए। और आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये मेडिसिन जो है बेसिकली ये इसलिए हम इनको एसेंशियल बोलते हैं कि वाकई में ये केवल एंटीबायोटिक्स नहीं है, ये अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट कैटेगरीज में आती है, चाहे वो डर्मेटोलॉजी का है, चाहे वो कैंसर का है, चाहे वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है। तो इस तरीके से अलग अलग, केवल एंटीबायोटिक्स नहीं है, ये हमें मान के चलना है और ये एसेंशियल है। और बेसिकली जेनरिक मेडिसिन के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरह से हम इनको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं, जो कि WHO ने इसकी पहले शुरुआत की थी और हम इंडिया में अब आगे बढ़ गए। पिछली हमारी लिस्ट 2015 में आई थी और अब काफी समय के बाद हम कहेंगे हर 3 साल बाद ये लिस्ट आती है और अब 2022 में लिस्ट आई है। फिल्टर किया गया है। बिल्कुल डॉक्टर सुनीला, ये समझना जरूरी था कि ये दवाएं क्यों नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल की गई, जिसको आपने बहुत अच्छे से बताया दर्शकों को। अब इसकी खासियत ये भी है डॉक्टर सुनीला कि ये जो लिस्ट में जो शामिल दवाएं हैं, जिनमें 34 नई दवाओं को शामिल किया गया है, कुछ को बाहर किया गया है, इसके दाम पर सरकार का कंट्रोल होता है और जो साल में 10% से ज्यादा दाम कंपनियां बढ़ा नहीं सकती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग तय करने का तरीका क्या है, ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, बेसिकली जो है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे ज्यादा डिमांड बढ़ती जाती है, डिपेंड करता है कि कौन सी हमारी जो बीमारी है वो ज्यादा मात्रा में। जैसे कि हमने बताया कि प्राइमरली जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं अब ज्यादा मात्रा में हो रही है, उनका कंजम्पशन ज्यादा है। तो प्राइमरली प्राइसिंग का भी एक जो है, पहले हमारा ये होता था कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है अपनी मर्जी से कितना भी बढ़ा लेती थी, परंतु अब हम ये देखते हैं कि ज्यादातर हमारा जो मैं कहूँगी हमारा जो फोकस है वो जेनरिक मेडिसिन पे है। जब हम जेनरिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी पैकेजिंग, लेबलिंग, इनकी फैंसी जो हम जिस तरह से इनकी लुक्स होती हैं, हम उस पर काफी सारा कम कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि अल्टीमेटली जो इसका प्राइसिंग का पहले, अब जब सरकार ने इसके ऊपर काबू पा लिया है, यानी कि डिफरेंट मेडिसिन पे हमारा कंट्रोल रहेगा और अब हम आयुष्मान भारत की तरफ हैं, जहां तक कि हमें आखिरी मील तक पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी मेडिसिन है कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत फैमिलीज को भी 5 लाख का प्रोविजन, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको भी दिया गया है, यानी कि वो अपना इलाज करा सके एट अ हायर लेवल। तो बेसिकली इन दवाइयों का प्राइस रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हर कंपनी अपने हिसाब से अगर प्राइस तय करेगी तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। ये जो दवाएं शामिल की गई है डॉक्टर सुनीला, 27 अलग अलग श्रेणी से 384 दवाओं को शामिल वैसे किया गया है। एंटीबायोटिक्स भी है, जैसे आपने बताया, वैक्सीन है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं,
जैसे आपने कैंसर के बारे में बोला कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसमें 4 एंटी कैंसर की दवाएं भी शामिल की गई। ये दवाएं क्या जेनेरिक दवाएं हैं? मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो है वो जेनरिक मेडिसिन है, यानी कि मॉलिक्यूल्स को हम जो है उनको मॉलिक्यूल्स जो हमारे हैं वो जेनरिक मेडिसिन में आते हैं। सो अल्टीमेटली हमारा फोकस जो है ये इनको जेनरिक में लेके आना है। और ये दवाइयां जो हैं 4 वो बेसिकली जो हमारी शामिल की गई है, मैं ये कहूंगी कि ये दवाएं ऐसी हैं जो कि कैंसर को एड्रेस करेंगी। और जहां तक कि जेनरिक का सवाल है, ये मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कह पाऊंगी कि बेसिकली हमारा फोकस जेनरिक पे है, तो जेनरिक मेडिसिन को ही शामिल किया गया। जी डॉक्टर सुनीला। डॉक्टर सुनीला, एक छोटा जवाब आपसे, क्या इस लिस्ट में कुछ और दवाइयां शामिल की जानी चाहिए थी, दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए था इसका? देखिए, अभी फिलहाल हम इतनी मेडिसिन लेके आए हैं, और हर साल जब 2011 से 2015 के बीच में जब लिस्ट आई थी, तब हमने ये भी देखा था कि बहुत सारी मेडिसिन जो थी, हमने जब उसमें 70 मेडिसिन को बाहर किया, तो हमने ये भी पाया कि काफी मेडिसिन डुप्लीकेट भी होती हैं। यानी कि अगर हम पैरासीटामोल देखें, उसके फॉर्म में 2, 3, 4 तरीके की दवाई होती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि सिंगल मेडिसिन हो जो कि बेसिकली हम उसी को रख सके, यानी कि अलग अलग फॉर्मुलेशन से लेते हुए, और या फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन को हमें नहीं रखना है। तो प्राइमरीली हमें ये देखना है कि ये जो हमारी मेडिसिन है ये रेगुलरली रिवाइज हो, नंबर 1। नंबर 2 जो है बेसिकली हमारी जो मेडिसिन है डुप्लीकेट ना हो, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन ना हो। तो क्योंकि फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन में बेसिकली हम तभी देते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, यानी कि वो मरीज को बार बार दवाई ना लेनी पड़े और वो इफेक्टिव हो। या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हमारी डिजीज है जिसको कि हम सिंड्रोमिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये दवाइयां जो हम इंक्लूड करते हैं या हम निकालते हैं, ये एक तो ये है कि वो प्रॉब्लम अभी हमारे लिए प्रॉब्लम ज्यादा रही नहीं, यानी कि वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, हम उनको शामिल करते हैं जो कि आज की तारीख में हमारी ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इवन एल्डरली हमारी एजिंग भी काफी हो गई, तो विद एजिंग ऑल्सो काफी सारी बीमारियां होती हैं करके, जैसे कि मैं कैंसर का नाम हम बार बार ले रहे हैं करके, तो इससे ज्यादा 4 दवाइयों को भी इनमें जगह दी गई है और एंटीबायोटिक्स को भी शामिल करते हैं। एसेंशियल कैटेगरी में डाला गया है, जैसा डॉक्टर सुनीला बता रही हैं। और एक नई लिस्ट यहां पर हमें देखने को मिली है साल 2022 में। पिछला जो लिस्ट अपडेट हुई थी 2015 में हुई थी, कोविड के कारणों की वजह से इसे अपडेट नहीं किया गया था, लेकिन अब कई दवाएं जो है वो आम लोगों के पहुंच में अब ला दी गई है। बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर सुनीला गर्ग इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जरूरी खबर। देश में महिलाओं में कैंसर की जब बात आती है तो सर्वाइकल कैंसर के बाद ब्रेस्ट कैंसर दूसरा सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होता है। सरकारी डाटा देखें तो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही औसतन 10 में से 4 महिलाओं की मौत इस बीमारी से हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के मोर्चे पर टाटा मेमोरियल अस्पताल ने एक गुड न्यूज सुनाई है। करीब 1 दशक तक की गई स्टडी में सामने आया है कि एक लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में कारगर साबित हो सकता है। स्टडी के मुताबिक अगर सर्जरी से पहले मरीज को लिडोकेन एनेस्थीसिया का 0.5% डोज दिया जाता है तो इससे सर्जरी के दौरान मौत का खतरा 29% तक कम हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, इस एनेस्थीसिया की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के वापस होने का खतरा भी 30% तक घट जाता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने देश के 11 कैंसर सेंटर्स में स्टडी को अंजाम दिया। 100 रुपए से भी कम कीमत की इस एनेस्थीसिया से कई पॉजिटिव रिजल्ट दिखे हैं। इस स्टडी से जुड़े और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र बडवे ने बताया कि सर्जरी से पहले मरीज को लिडोकेन एनेस्थीसिया दिया जाता है। 5 से 10 मिनट रुकने के बाद सर्जरी शुरू कर दी जाती है। यह एनेस्थीसिया ट्यूमर को कम संवेदनशील बना देता है। इससे कैंसर सेल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती। कैंसर सेल्स के बीच कम्युनिकेशन टूटने से मेटासिस का खतरा काफी कम हो जाता है। मेटासिस वो प्रक्रिया है जिसके जरिए कैंसर सेल्स शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलते हैं। ये इतना प्रभावी साबित हुआ कि टाटा मेमोरियल के डॉक्टरों को कहना है कि उनके सेंटर्स में यह अब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा। आपको बताएं, देश में हर साल 1.5 लाख के करीब ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आते हैं और इन कुल मामलों में 90,000 से 1 लाख तक मामलों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आइए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय करा दे। एक्शन कैंसर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर कुमारदीप दत्ता चौधरी। डॉक्टर दत्ता, आपका बहुत स्वागत करते हैं इस चर्चा में। जो एक
नए हम एक तरीके की बात कर रहे हैं, एक स्टडी और जो सामने आई है, लोकल एनेस्थीसिया का जो इस्तेमाल किया गया टाटा मेमोरियल की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान, इसको आप ब्रेस्ट कैंसर जो कि दूसरा मुख्य कारण है महिलाओं में मौत का, कितना बड़ा मील का पत्थर आप मानते हैं इसे? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी है, क्योंकि हमने ऑफ लेट देखा है जो भी मेडिसिन्स ने हमें बेहतर रिजल्ट दिया है, लॉन्ग सर्वाइवल दिया है, सारे वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, सारे डाटा वेस्टर्न डाटा है। और उसमें जैसे इम्यूनोथेरेपी जैसे ड्रग्स आए, उसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, लाखों में है एक एक साइकिल। और ये ट्रायल पिवोटल इसलिए माना जाएगा क्योंकि बहुत ही कम खर्चे में हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट, 29% रिस्क रिडक्शन ऑफ डेथ एंड 26% रिस्क रिडक्शन ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन, बहुत ये एक पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट है। और जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये प्रैक्टिस में आना चाहिए इमिडिएटली, बट एक और बड़ा ट्रायल की रास्ता खुल सकता है, जो और भी हम ग्लोबल ट्रायल कर सकते हैं, जैसे 5,000 to 10,000 पेशेंट लेके। एंड अगर कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा देन इट विल डेफिनेटली हमें ये प्रैक्टिस ने इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा, और मेरे कॉलीग्स भी मानते हैं, ये बहुत ही एक पाथ ब्रेकिंग एक न्यूज़ है, बहुत ही गुड न्यूज़ है पेशेंट के लिए। अब ये लिग्नोकिन हम कितना इम्पॉर्टेंट मानते हैं, मतलब वेदर इट शुड बी टेकन लुक डाउन ऑन, बिकॉज ये इंडियन डाटा है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है कि लिग्नोकिन ड्रग पोजिशनिंग, रिपोजिशनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और लिग्नोकिन एंटी कैंसर एक्टिविटी रखता है। बहुत सारे ट्रायल में देखा गया है कि ये सिस्प्लाटिन जैसे दवाई के साथ मिला के दिया जाए तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो यंग एडल्ट में पाया जाता है, ज़्यादातर जो 30 इयर्स के नीचे होते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है, तो उसमें सिस्प्लाटिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसके साथ अगर लिग्नोकिन मिला के दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लंग कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कोलोन मेलानोमा इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट, लिग्नोकिन एज ए सिंगल ड्रग और कॉम्बिनेशन विथ अदर ड्रग्स और साइनर्जिस्टिक इफेक्ट विद द अदर ड्रग्स हमने देखा है। सो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द ब्लू। हमें पता है कि ये ड्रग एंटी कैंसर एक्टिविटी रखता है, तो ये हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए और ये आगे बड़ा और ट्रायल के लिए जानना चाह रही हूँ। हाँ, आप कह रहे हैं कि ये ट्रायल फेज में जरूर है, लेकिन जितना इसको आगे और डिफरेंट ट्रायल्स में डाला जाता है तो ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि एनेस्थीसिया किसी या फिर किसी नए इलाज को लेकर लोगों में एक हिचक होती है, एक कुछ आशंकाएं भी होती है। सिंस ये अभी ट्रायल स्टेज में है, पैन इंडिया लेवल पर इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना हो सकता है एक चुनौती भी और समय भी इसमें लगे। इसको करने के लिए एक तो कितना समय लग सकता है, इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हर दिन या हर महीने के लिहाज से देखिए कई महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं और ये बहुत ही फास्टली स्प्रेड ये एक डिजीज बन चुका है महिलाओं के लिए। तो एक तो इसका स्पीड कितना होना चाहिए कि जितना जल्दी ये लोगों में पहुंचे, ये ट्रीटमेंट अगर काम कर रहा है। दूसरा, कौन से लेवल पर ये जो जिस एनेस्थीसिया जिस ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस के कौन से लेवल पर इसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये इनिशियल फेज है या फिर डायग्नोसिस फेज है या फिर ट्रीटमेंट फेज है? नहीं, जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर, हमें पता है कि ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट 3 टाइप की है। एक है सर्जरी, केमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। आप जब सर्जरी करते हैं, सर्जरी 2 तरह का सर्जरी होता है। या तो लंपेक्टोमी, बहुत ही सिर्फ ट्यूमर को निकाल दीजिए, बाकी ब्रेस्ट टिश्यू रह जाता है, जहाँ पे ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी बोलते हैं, या रेडिकल सर्जरी जहाँ पे पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, बिफोर द डेफिनेटिव सर्जरी, चाहे वो कंजर्वेटिव सर्जरी हो या रेडिकल सर्जरी हो, उससे पहले उन्होंने ट्यूमर के साइड में ये लोकल एनेस्थीसिया बहुत ही कॉमनली यूज होता है, ये लिग्नोकिन एनेस्थीसिया, ये इन्फिल्ट्रेट किया है। उसके बाद 10 मिनट के बाद उन्होंने प्रॉपर सर्जिकल इंसिशन दिया है। तो ये सर्जरी से जस्ट पहले ये दिया जाता है, और ये ड्रग एज ए एनेस्थेटिक सालों से यूज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर दत्ता, इसमें यह भी कहा जा रहा है स्टडी में कि ब्रेस्ट कैंसर के वापस होने का खतरा जो है
सॉरी सर, मैं ओके सर, इसमें जो कहा जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के वापस होने का खतरा 30% कम हो जाता है, क्या ये वाकई एक बहुत अच्छा नंबर है जिसको हम समझ सकते हैं इस ट्रायल के जरिए? ये as far as I have understood, this is 29% risk reduction for the death. जो ट्रायल में आया है कि डिजीज प्रोग्रेशन की रिस्क को 26% कम कर देता है और 29% रिस्क ऑफ डेथ कम कर देता है. सो दिस इज अ वेरी गुड नंबर, वेरी गुड नंबर. ओके, और अगेन मैं आपसे वही जानना चाहती हूं कि इसको हर जगह इस ट्रायल को प्रॉपरली ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाए. आपको क्या इसके लिए कुछ चैलेंजेस नजर आते हैं या क्या इस पर काम करने की जरूरत है? क्योंकि अभी तो फिलहाल सिर्फ टाटा मेमोरियल की तरफ से ही ट्रायल उनके अलग अलग सेंटर्स में किया गया है, पर बाकी अस्पतालों में, बाकी सेंटर्स में इस स्टडी को अपनाया जाए, क्या इसके लिए काम करने की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिफिक फ्रेटर्निटी, वी शुड बी ओपन टू न्यू फाइंडिंग्स, न्यू स्टडीज, न्यू रिजल्ट. हमें अपना जो एक्सेप्टेंस लेवल वो ओपन रखना चाहिए. एंड दिस इज अ वेरी गुड नंबर. मोर देन 1500 पेशेंट इज नॉट ए मीन नंबर. ये कम नहीं है. 700, मोर देन 700 पेशेंट इन ईच आर्म, ये बहुत बड़ा ट्रायल है. अगर ये वेस्टर्न कंट्री से आता तो हम तो बस बोलते वाह वाह क्या बात है. बट प्रोबेबली इट इज फ्रॉम इंडिया, ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री. Probably that's why we are taking all the data with a pinch of salt, but that is not true. मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा फाइंडिंग है एंड मतलब हमें जल्द से जल्द इसको, ट्रायल के रिजल्ट को हमारी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. एब्सोल्युटली सर, हम तो खुश हैं ये जानकर कि हमारे देश में ही एक ऐसे ट्रीटमेंट, एक ट्रायल सफल हुआ है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े इलाज में इतना बड़ा फायदा हम देख पा रहे हैं. बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर कुमारदीप दत्ता चौधरी आपका. आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए. ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में एक रामबाण साबित हो सकता है नई स्टडी, नया ट्रायल, लोकल एनेस्थीसिया से जुड़ा हुआ, जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा यहाँ पर स्टडी सामने आई है. चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करें. देश में अनअप्रूव्ड एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल पर कुछ दिनों पहले लैंसेट पत्रिका ने एक रिपोर्ट जारी की थी. अब सरकार ने इस रिपोर्ट पर बयान जारी कर दिया है. सरकार की तरफ से कहा गया कि लैंसेट की अनअप्रूव्ड ड्रग्स पर यह रिपोर्ट भ्रामक है. सरकार के मुताबिक इस स्टडी में काफी खामियां हैं. सरकार ने कहा कि भारत का DID इंडेक्स 10.4 है, जबकि ब्राजील का 22.5, पाकिस्तान का 19 तो श्रीलंका में 16 है. सरकार ने कहा कि भारत में DID इंडेक्स काफी कम है. इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि कुछ दवाओं का इस्तेमाल जरूर हुआ, उसको जरूर देखा जाएगा. आप देख रहे हैं इंडिया 360 डिग्री. आजकल शुगर फ्री के नाम पर बाजार में ढेरों चीजें बिक रही हैं. इन्हें डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के लिए सुरक्षित बताकर बेचा जा रहा है. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग इन उत्पादों का इस्तेमाल भी खूब कर रहे हैं. लेकिन यह समझना होगा, स्वीटनर वाले ये उत्पाद डायबिटिक लोगों के लिए रामबाण है या महज छलावा. हाल ही में इसे लेकर एक चौंकाने वाला सच सामने आया है. एक स्टडी में कहा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर हार्ट अटैक की वजह हो सकते हैं. इनसे ब्लड प्रेशर और मोटापा भी बढ़ता है. देखिए रिपोर्ट. हाल के दिनों में चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. हेल्थ को लेकर जागरूक लोग चाय कॉफी में स्वीटनर का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर को चीनी का बेहतर विकल्प माना जा रहा है. लेकिन वैज्ञानिकों की एक स्टडी ने आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. रिसर्च में इस स्वीटनर को दिल की बीमारियों की वजह बताया गया है. यह ताजा स्टडी फ्रांस की है. शोधकर्ताओं के समूह ने करीब 1 लाख लोगों के खानपान को लेकर 2009 से लेकर 2021 तक, यानी करीब 12 साल तक एक व्यापक स्टडी की. शोध में एक चौंकाने वाला सच सामने आया. शोधकर्ताओं ने अपनी स्टडी में शामिल लोगों में से 1503 लोगों में हार्ट से जुड़ी समस्या पाई. ये वो लोग थे जो लंबे समय से आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे थे.
ये लोग रोजाना औसतन 42 मिलीग्राम स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे थे। WHO भी कह चुका है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर को शुगर का सुरक्षित विकल्प नहीं माना जा सकता। इसके अलावा शुगर फ्री स्वीटनर से कैंसर होने की भी आशंका जताई गई है। स्टडी में शुगर फ्री स्वीटनर में पाए जाने वाले तत्व में शामिल एस्पार्टेम, पोटेशियम और सुक्रोज कैंसर से संबंधित हो सकते हैं। दरअसल बड़ी तादाद में लोगों का रुझान शुगर फ्री प्रोडक्ट की ओर गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर सेहतमंद होने की कोई गारंटी नहीं देते। कनाडा की एक यूनिवर्सिटी की स्टडी में भी कहा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के इस्तेमाल से लोगों के पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है, इससे भूख मर जाती है। रिसर्च के मुताबिक शुगर फ्री गोलियों में एस्पार्टेम, सुक्रोज और स्टीविया जैसे तत्व शामिल होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, शुगर फ्री का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कोई व्यक्ति मोटापे का भी शिकार बन सकता है। इसमें मौजूद तत्व शरीर के मेटाबॉलिज्म के मुताबिक नहीं होते। ये शरीर पर चर्बी जमा होने देने के लिए मददगार साबित होते हैं। वैसे तो बाजार में शुगर फ्री के नाम पर जैम, च्यवनप्राश से लेकर कई ऐसे उत्पाद मिल जाएंगे जिनका दावा है कि शुगर के मरीज इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग दावों की परख किए बगैर डॉक्टर की सलाह लिए बिना धड़ल्ले से इन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, जो जोखिम भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको सावधान करने वाली खबर। आप अक्सर फोन चार्ज पर लगाकर छोड़ देते हैं या फिर फोन चार्जिंग के वक्त उसका इस्तेमाल करते हैं। बरेली में इसी तरह चार्जिंग पर लगे फोन में हुए धमाके से हादसा हो गया। इस धमाके में बिस्तर पर सो रही 8 महीने की मासूम झुलस गई। बाद में मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। इस चारपाई का ये हाल एक मोबाइल फोन के चार्जिंग के दौरान फटने से हुआ है। धमाके से फटी चारपाई और इस चारपाई के साथ चिपका दुपट्टा साफ बता रहा है कि यह मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। दरअसल ये सब मोबाइल फोन की बैटरी फटने से हुआ है। इस चारपाई पे बच्ची लेटी हुई थी और उसके बाद जो इनकी माँ इनके पास थी, किसी काम से माँ बाहर गई थी और उसका जब जैसे ही वो आई तो यहाँ पर जो है चारपाई जल रही थी और बच्चा बुरी तरह से झुलस चुका था। धमाके के वक्त 8 महीने की मासूम नेहा यहाँ सो रही थी, लेकिन धमाके में बुरी तरह झुलसने से उसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अचानक में वो बैटरी फट गई और मेरी लड़की भी जल गई उससे और मेरे भी हाथ में आंच लगी। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी मासूम बच्ची इस हादसे में नहीं रही। बैटरी लगी ऊपर छप्पर पर और बैटरी जब फटी तो लड़की के पास गिरी खटिया पर। जब खटिया जर के आधी गिर के नीचे गिर गई तो लड़की भी नीचे गिर गई। इस घटना से एक बार फिर मोबाइल फोन चार्ज करते समय फोन का इस्तेमाल करने पर सावधानी बरतना कितना जरूरी है उसका एहसास करा दिया है। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भीतर 100% वर्क फ्रॉम होम का विकल्प देने पर विचार कर रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि मैन पावर शॉर्टेज के चलते वर्क फ्रॉम होम की जरूरत नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि कई क्वार्टर से वर्क फ्रॉम होम के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी। पीयूष गोयल ने कहा कि अभी भी कई देशों में पाबंदियां जारी हैं। ऊना या पालमपुर में काम करना चाहे, ऐसे सब जगहों पे भी नौकरी का साधन बने और वहां बैठे बैठे वर्किंग फ्रॉम होम एक्सपोर्ट कर सके व्यक्ति और अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सके, इसकी बड़ी संभावना आज देखने को मिलती है। अभी अभी यूएस में एक पालनपुर ऊना के क्षेत्र से, ऊना पालनपुर क्षेत्र से हिमाचल के एक करोड़पति बिलियनर जो यूएस में सेटल हुए हैं, उनसे चर्चा हुई, वो साइबर सिक्योरिटी में, और वो कहते हैं कि इतना बड़ा काम संभावना है भारत से। ऐसे अलग अलग जब उदाहरण आए सामने तो हमें लगा कि वर्क फ्रॉम होम को अलाउ करने में देश का हित है। खबर तेलंगाना से। यहां के सिकंदराबाद इलाके में इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में ही आग लग गई, जिस वजह से 8 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शोरूम के ऊपर बने लॉज में ठहरे थे।
आग की इन लपटों ने कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने यहां किस कदर कोहराम मचाया होगा। आग ने यह तांडव हैदराबाद के सिकंदराबाद में स्थित ई बाइक शोरूम में मचाया है। बताया जा रहा है कि ई बाइक के शोरूम में आग भड़की और ऊपर बने लॉज कम होटल तक फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इलेक्ट्रिकल स्कूटर शोरूम की बैटरी चार्जिंग यूनिट में लगी, जिसके बाद बाइक की बैटरियों में धमाका हुआ। इसके चलते आग तेजी से फैलती चली गई और आग में कई ई बाइक जलकर खाक हो गई। पुलिस के मुताबिक आग लगने के वक्त बिल्डिंग में लगभग 24 लोग मौजूद थे। लॉज में ठहरे कुछ मेहमानों ने खुद को बचाने के लिए खिड़कियों से ही छलांग लगा दी, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं और स्थानीय लोगों ने उन्हें बचा लिया है। आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए क्रेन की भी मदद दी गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने लॉज में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला और आग पर काबू पा लिया। आग की चपेट में आने से एक महिला समेत करीब 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया गया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए मंत्री टी श्रीनिवास यादव और गृह मंत्री महमूद अली पहुंचे। बताया जा रहा है कि आग शोरूम के बैटरी चार्जिंग यूनिट में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी और फिर बैटरियों में लगातार धमाके होते चले गए, जिसकी वजह से ये आग फैलती चली गई। आग ने इतना भयावह रूप ले लिया कि उस पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिम बंगाल, असम और तेलंगाना के कई शहरों में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कोलकाता में हुई आफत की बारिश। गुवाहाटी में बारिश से हाल बेहाल। सितंबर का महीना आधा बीतने को है, लेकिन कई राज्यों में मॉनसून अब तक सक्रिय है। मॉनसून के सक्रिय रहने से पश्चिम बंगाल और असम समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कोलकाता में भी भारी बारिश से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे तक हुई बारिश की वजह से कोलकाता के निचले इलाकों में पानी भर गया और सड़कें लबालब हो गईं। सड़कों पर जल जमाव की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। मौसम विभाग ने कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर और नदिया में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा हावड़ा, हुगली, पश्चिमी मेदिनीपुर, वर्धमान, मुर्शिदाबाद में भी भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर समुद्री इलाकों से सटे जिलों में मछुआरों को समंदर में जाने से रोका जा रहा है। इसके साथ ही तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से ऐसे ही हालात असम की राजधानी गुवाहाटी में बने हुए हैं। सड़कों पर जल भराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुवाहाटी के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, तो पैदल चलने वालों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शेयर बाजार में आज रहा मुनाफे का मंगलवार। सेंसेक्स निफ्टी ने तेजी का चौका लगाया। निफ्टी 8 महीने बाद एक बार फिर 18,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार में आज सुबह से ही तेजी थी। शुरुआती कारोबार में ही निफ्टी ने 18,000 का ऐतिहासिक आंकड़ा भी पार किया। आज दिन भर बाजार में लगातार खरीदारी होती रही। आज के कारोबार में मेटल, इंफ्रा, बैंकिंग शेयरों में खरीदारी रही और कारोबारी के अंत में निफ्टी 133 अंक चढ़कर 18,070 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 456 अंकों की तेजी रही, जबकि निफ्टी बैंक करीब 300 अंक चढ़कर 40,873 पर बंद हुआ। आज की तेजी में मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर दिग्गजों का साथ दिया।
5 अप्रैल के बाद निफ्टी ने एक बार फिर 18,000 का स्तर छू लिया है और इस सफर में कौन से स्टॉक्स ने किया कमाल और कौन से पिछड़ गए, जानते हैं आशीष चतुर्वेदी से। देखिए 5 अप्रैल के बाद निफ्टी दोबारा जो है 18,000 के करीब आया। ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे जिनमें एक्शन देखने को मिला और इस रैली में अगर आप देखें तो खास बात ऐसी रही कि मेन स्ट्रीम नाम के अलावा जो ब्रॉडर मार्केट्स का पार्टिसिपेशन है वो भी इसमें आपको भरपूर देखने को मिला। तो सबसे पहले निफ्टी के गेनर्स देख लेते हैं, यानी 5 अप्रैल से लेके आज तक कौन से वो स्टॉक्स हैं निफ्टी के जहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिला। तो M&M एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप देखिए 56% तक के शानदार रिटर्न्स देखने को मिले। आयशर मोटर्स दूसरा एक ऑटो स्टॉक है जहां पर 41% का रिटर्न देखने को मिला। अगले दो नाम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आमतौर पर बाजार इनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं करता है। ITC में देखें तो इन 5 से 6 महीनों में 30% से ज्यादा के रिटर्न्स देखने को मिले हैं और कोल इंडिया स्टॉक से तो उम्मीदें ही कम रहती हैं। 24% का जो है अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 24 से 25% तक के जो रिटर्न्स हैं वो आपको देखने को मिले। लेकिन गिरावट देखने को मिली विप्रो में। आप देखिए इस पीरियड के दौरान IT स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन रहा। विप्रो में 30% का करेक्शन रहा, टेक महिंद्रा 23%, मेटल स्टॉक्स में देखिए हिंडाल्को में 27% का करेक्शन आया, टाटा स्टील 20% और क्रूड के चलते इम्पैक्ट आया ONGC में करीब 20% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेन स्ट्रीम स्टॉक जो है निफ्टी के स्टॉक्स के अलावा अगर आप देखें तो जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। तो इस पीरियड के दौरान निफ्टी मिड कैप ने करीब 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा तेजी थी। वरुण बेवरेजेस को देखिए क्लियर कट आउट परफॉर्मर 71% का बड़ा जंप यहाँ पर देखने को मिला। TVS मोटर्स करीब 67%, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में देखिए HCL करीब 68% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। ABB इंडिया में भी देखिए करीब 60% के गेंस देखने को मिले। नाल्को में 35% का करेक्शन आया, एम्फेसिस 35% की गिरावट, PB फिनटेक में भी देखिए तो 30 से 35% तक की डाउन साइड जो है देखने को मिली। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए ये पूरा पीरियड काफ़ी खास रहा है। तो आप देखिए भारत डायनामिक्स यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली और ब्रॉडर मार्केट्स में देखिए तो शैफलर इंडिया एक क्लियर कट आउट परफॉर्म रहा। 88 से 90% तक के जो रिटर्न्स हैं इस पीरियड के दौरान देखने को मिले, तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और इंडेक्स ने जो है दोबारा 18,000 के आंकड़े को रिक्लेम कर लिया। चलिए तो बाजार का हाल रहा। कल बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रखे, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन से जानते हैं। संदीप जी बहुत स्वागत करते हैं आपका इंडिया 360 डिग्री में। यूएस में महंगाई तो बढ़ी है और साफ तौर पर असर हम अमेरिकी बाजार पर भी देख पा रहे हैं। क्या कुछ इम्पैक्ट हम देख पाएंगे भारतीय बाजारों पर, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? नहीं, बिल्कुल देखिए आज ये तो सही था कि 18,000 के ऊपर निकला निफ्टी और काफी अच्छे से वहां पे सस्टेन भी किया 18,000 के ऊपर। बट आज अभी ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है उसकी वजह से SGX निफ्टी देख के तो लगता है कि कल इंडिया में भी एक गैप डाउन होगा। सो लेट्स सी, बट ओवरऑल डेटा देखते हैं या इंडियन फंडामेंटल्स देखते हैं, डोमेस्टिक क्यूज देखते हैं तो मार्केट्स में स्ट्रेंथ दिखती है और मुझे अभी भी स्मॉल कैप मिड कैप पे काफी कॉन्फिडेंस है। बट ओवरऑल अब देखते हैं ग्लोबल क्यूज जिस तरीके से खराब हुए हैं, नैस्डैक या डाउ जोन्स को देखते हैं तो उसकी वजह से एक नीजक रिएक्शन एक छोटा मोटा आएगा। बट मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही अपनानी चाहिए। मार्केट में ऐसा लगता है कि 17,000, 750, 800 ये एक अच्छा खासा लेवल है जहां पे सपोर्ट लेगा फिर से और बाइंग में ही रहना चाहिए। जो भी स्टॉक्स को देखते हैं, अगर फार्मा, FMCG ये सब बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, ये लोग यहाँ से डिफेंसिव्स की तरह और इवन IT भी तो डिफेंसिव्स की तरह काम करेंगे और मुझे लगता है कि इनकी वजह से इवन रिलायंस, इनकी वजह से मार्केट को फिर से नीचे के लेवल्स पे सहारा मिलेगा। बहुत धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ इंडिया 360 डिग्री में शामिल होने के लिए और बाजार पर अपने व्यू और कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए।